दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम संक्षिप्त रूप में ये जान लेते हैं कि अभी तक इस कहानी में क्या-क्या हुआ है। अभी तक हमने अध्याय 1 से अध्याय 7 में सुना है कि कैसे ज़ोरो धर्मा को किडनैप करके मेजॉल प्लैनेट ले आता है। वहाँ लेडी तारा उसे ज़ोर साम्राज्य के बारे में बताती है कि कैसे फ्लोरमान कॉन्ताना ने ज़ोर साम्राज्य को 409 ग्रहों पर फैला दिया था। तभी कॉन्ताना की मुलाकात मर्कल जैसे शक्तिशाली एलियन से होती है, जो प्रकाश की गति से भी तेज उड़ने वाले स्पेसशिप बनाना जानते थे। मर्कल और ज़ोर प्रजातियों की आपसी शादियों से एक मिश्रित प्रजाति मिलांज उत्पन्न हुई। मिलांज देखने में मर्कल जैसे ही स्वर्णिम त्वचा वाले अति सुंदर लोग थे, परंतु सबसे होशियार और समझदार। धीरे धीरे मिलांज ज़ोर के सबसे रसूखदार लोग हो गए, और चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या बड़ी कंपनीज हो, आदि सभी पर मिलांज ही आसीन हो गए। इससे ज़ोर के निवासियों में मिलांज और मरकर के विरुद्ध नफरत हो गई और दंगे भड़क गए। बहुत से मर्कल और मिलांज मारे गए। उनको बचाने के लिए मर्कल ने सेना भेजी और मर्कल और ज़ोर में युद्ध हुआ। मर्कल युद्ध जीत जाते हैं और कॉन्ताना को गिरफ्तार कर लेते हैं, और तब ही छोड़ते हैं जब कॉन्ताना मर्कल को ज़ोर का चंद्रमा शई दे देता है। कॉन्ताना की ये हार उसे ज़ोर साम्राज्य का घृणित व्यक्ति बना देती है। कॉन्ताना सुप्रीम कमांडर का चुनाव हार जाता है और रॉल्फ बनता है ज़ोर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर। रॉल्फ का चुनावी नारा था कि वो मर्कल को हराकर बदला लेगा। इसीलिए रॉल्फ अपने विश्वसनीय कमांडर जैसन के साथ 4 स्टारगेट शिप में अजय सेना की 2 टुकड़ियां एरिट्रिया को जीतने के लिए रवाना कर देता है। इधर रॉल्फ का इरिट्रिया का मिशन सफल हो सके, इसके लिए रॉल्फ को एक बार फिर से चुनाव जीतना होगा। उसके लिए रॉल्फ फ्रीमी टेररिस्ट का सहारा लेता है और नाडुस प्लेनेट पर अटपटी नीतियां लागू कर देता है। इन सब से रॉल्फ कैसे चुनाव जीतेगा? कौन है ये फ्रीमी टेररिस्ट? क्या रॉल्फ के मुख्य विरोधी डेल, शिनी और प्रेसिडेंट सैडल रॉल्फ को चुनाव में हरा पाएंगे? क्या है इरिट्रिया का मर्कल से कनेक्शन? धर्मा को धीरे धीरे सारी कुटिलता और घिनौनी राजनीतिक षड्यंत्रों का पता चलता है। क्या धर्मा वाकई वो सब कर पाएगा जिसके लिए उसको ज़ोरो किडनैप करके पृथ्वी से लेकर आया था? ये सब जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और कहानी का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक 1 की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1, अध्याय 8, ज़ोर और इरिट्रिया का प्रथम युद्ध, गहरी चाल। नाडुस का चंद्रमा अनेकों रोबोट और ड्रॉइड एवं दैत्यकार मशीनों से भरी हुई कई खदानों का घर था। ज़ोर की कई कंपनीज वहां पर खदानों में खुदाई करती थी, इसीलिए वहां पर कोई बस्ती नहीं थी। सिर्फ रोबोट ही रोबोट दिखते थे। रोबोट के अलावा वहां स्पेसशिप लैंडिंग स्टेशंस थे। बहुत सारे स्पेसशिप वहां से माल को भरकर ज़ोर साम्राज्य के अलग अलग प्लैनेट्स पर ले जाते थे। नाडुस के इस चंद्रमा पर इसीलिए कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिखता था, परंतु आज वहां सुर प्लैनेट की निर्वाचित प्रधान मौजूद थी। शिनी एक बहुत ही आधुनिक स्पेस सूट में एक सेफ हाउस में फ्रीमी का इंतजार कर रही थी। शिनी को समझ नहीं आया कि फ्रीमी ने उसे इस उजाड़ बेजान जगह क्यों बुलाया है। तभी एक रोबोट शिनी की तरफ बढ़ा और पोलाइटली बोला, शिनी मैडम, मैं फ्रीमी हूँ। शिनी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। फ्रीमी के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी
कि वो किसी गोपनीय जगह बैठकर एक रोबोट के जरिए शिनी से बात कर सकता था, तो उसने शिनी को इस उजाड़ चंद्रमा पर क्यों बुलाया? फ्रीमी रोबोट के जरिए बोला, शिनी मैडम, मैं एक बहुत ट्रेंड हैकर हूँ। मैं किसी भी रोबोट या कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता हूँ। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आपको मैंने यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि सुर जो आपका गढ़ है, वहाँ भी रॉल्फ के बहुत से जासूस हैं। शिनी आश्चर्यचकित रह गई। वो बोली, तुम जानते हो फ्रीमी, तुम्हें भी नाडूस के लोगों को आज़ादी दिलानी है और मुझे भी जौर के लोगों का भला करना है। इससे पहले शिनी आगे बोलती, फ्रीमी ने रोबोट के जरिए बोला, शिनी मैडम, यदि हम एक दूसरे से सच बोलें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। शिनी सक पका गई। रोबोट बोला, मुझे नाडूस की आज़ादी नहीं, अपने आप को एक स्वतंत्र ग्रह का प्रधान देखना है। मेरी अपनी सेना, मेरा अपना साम्राज्य, और आपको जौर का सुप्रीम कमांडर का चुनाव जीतना है, जो अब केवल 55 वर्ष दूर है। शिनी बोली, तो फिर आगे का क्या प्लान है? फ्रीमी रोबोट के जरिए बोला, प्लान सिंपल है। मैं जौर पर आक्रमण करूंगा और रॉल्फ को बता दूंगा कि वो कितना कमजोर है। तुम इस बात का चुनावी मुद्दा उठाना कि रॉल्फ कैसा शासक है जो जौर को टेररिस्ट आक्रमण से भी नहीं बचा पा रहा। शिनी बोली, परंतु जौर पर हमला तुम कैसे कर पाओगे? वह अजय सेना का मुख्यालय है और साथ ही साथ जौर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रॉल्फ के साथ साथ डेल की भी है। डेल जौर का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है और मेरी पार्टी से है। वो मेरा सहयोगी भी है। फ्रीमी बोला, तुम बहुत भोली हो शिनी मैडम। माना कि डेल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, परंतु आपको ये बोलना है कि रॉल्फ ने नाडुस पर क्या किया। एक टेररिस्ट को नहीं पकड़ सका जो अब जौर पर हमला कर रहा है। डेल को भी यदि नुकसान होता है तो आपके लिए तो अच्छा ही है। आपका एक और विरोधी कम हो जाएगा, वरना मैं तो रॉल्फ को बर्बाद करूंगा ही। हो सकता है डेल उसका फायदा उठा ले और वो सुप्रीम कमांडर बन जाए। शीनी कंफ्यूज हो गई, परंतु मन ही मन कुछ सोच कर बोली, मैं तुमसे सहमत हूँ। मुझे अपना फायदा देखना चाहिए। तुम जौर पर हमला कर दो। फ्रीमी रोबोट के जरिए बोला, आप मेरे अकाउंट में 10 करोड़ टिक ट्रांसफर कर दो। शिनी बोली, 10 करोड़ टिक? पागल हो गए हो तुम? फ्रीमी बोला, जौर पर हमला सस्ता कैसे हो सकता है मैडम? शिनी बोली, 10 करोड़ टिक सुर ग्रह की सालाना इनकम का 50% है। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी रकम है? फ्रीमी रोबोट के जरिए बोला, तो फिर ठीक है, मैं डेल से बात कर लेता हूँ। डेल के साथ मिलकर कुछ और प्लान बना लेता हूँ। रोबोट कम्युनिकेशन काटने ही वाला था कि शिनी बोली, नहीं, रुको, मैं तुम्हें 10 करोड़ ट्रांसफर कर रही हूँ। जौर पर हमला कब होगा? रोबोट बोला, टिक ट्रांसफर के 1 साल में। रोबोट ने कनेक्शन काट दिया। शिनी को सुरक्षित उस सेफ हाउस से वो रोबोट एक स्पेसशिप तक ले गया और शिनी वापस सुर प्लैनेट पहुंच गई। उसे 10 करोड़ टिक का इंतजाम करना था। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठा था और उसके रोबोट असिस्टेंट को एक सिक्योर कॉल आई। रॉल्फ को पता था कि ये कॉल फ्रीमी का है और ये कॉल उसने किसी गुप्त स्थान से किया है। फ्रीमी बोला, शिनी एग्री हो गई। रॉल्फ ने बोला, गुड, तुम अब फ्रान गैलेक्सी के गिने चुने लोगों में आ गए हो। फ्रीमी बोला, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? रॉल्फ बोला, 10 करोड़ टिक, तुम इतनी बड़ी रकम के मालिक हो गए हो। फ्रीमी बोला, आपको कैसे पता? रॉल्फ ने जवाब दिया, मुझे पता है तुम शिनी को कितना लूटोगे। फ्रीमी हंसा और बोला, मुझे अब जौर पर हमला करना होगा। रॉल्फ बोला, हाँ, तुम आइविश प्लैनेट चले जाओ।
वहाँ तुम्हें क्रूसेडर नामक जहाज और बहुत सा आधुनिक हथियार और सामान मिल जाएगा। ज़ौर पर हमला जोरदार होना चाहिए। रॉल्फ ने कनेक्शन काट दिया। धर्मा ने पूछा, रॉल्फ फ्रीमी के साथ मिलकर ज़ौर पर ही हमला करवा रहा था? तारा ने बोला, हाँ। धर्मा बोला, रॉल्फ चुनाव जीतना चाहता था या हारना? कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा बोली, यही तो रॉल्फ का प्लान था, ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। और रॉल्फ ने जब उस सभा में प्लान बनाया था कि उसे 60 वर्ष बाद चुनाव जीतना है, तो उसने एक कैदी को, जो बहुत बड़ा हैकर था, उसे जेल से आज़ाद करवाया और फ्रीमी बनाया। धर्मा बोला, वो ही मीटिंग जिसमें रॉल्फ ने निकाटोर को मरवा दिया था? तारा बोली, हाँ, अब रॉल्फ फ्रीमी के जरिए ये खेल खेल रहा था। धर्मा बोला, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आप आगे बताओ, देखते हैं। तारा खुश हो गई कि धर्मा वाकई बहुत स्मार्ट था। तारा ने आगे बताया, फ्रीमी आईविश पहुंच गया। आईविश प्लेनेट रॉल्फ का गढ़ था। रॉल्फ वहां से हर बार चुनाव जीतता था। रॉल्फ की इजाज़त के बिना आईविश में पत्ता भी नहीं हिलता था। रॉल्फ की साइंटिफिक लेबोरेटरी आईविश पर ही थी। रॉल्फ ने बहुत से तेज स्पेसशिप और खतरनाक हथियार बनाए थे। राजनीति में आने से पहले रॉल्फ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो इन हथियारों और स्पेसशिप को बेचकर बहुत अमीर बन चुका था। फ्रीमी को कई क्रूसेडर स्पेसशिप और बहुत से हथियार मिल गए थे और फ्रीमी अब ज़ौर पर हमला करने को तैयार था। धर्मा बोला, क्या शिनी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे? तारा बोली, हाँ, शिनी ने गबन किया और फाइनेंशियल एंट्रीज में गड़बड़ करके 10 करोड़ टिक फ्रीमी को ट्रांसफर कर दिए थे। उसे यकीन था फ्रीमी ज़ौर पर हमला कर देगा और वो रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल के सामने नीचा दिखा पाएगी और रॉल्फ के बदले सुप्रीम कमांडर बन जाएगी। धर्मा बोला, परंतु ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तारा बोली, हाँ, रॉल्फ बहुत ऊंची चीज था। शिनी और डेल जैसे नौसिखिए उसे नहीं हरा सकते थे। धर्मा बोला, ठीक है, आप आगे बताइए। ज़ौर का सबसे प्रगतिशील शहर नडाल। आज का दिन भी रोज़मर्रा की तरह बहुत ही बिजी था। लोग यहाँ वहाँ अपने को बिम कर रहे थे। जो बिम करना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उड़ने वाली कारों में या तेज चलने वाली ट्रेनों में यहाँ वहाँ जा रहे थे। रोबोट और ड्राइड्स भी अपने कामों में व्यस्त थे। तभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डेल की असिस्टेंट, भागते हुए डेल के कमरे में आ गई। डेल बहुत सारे आर्टिफिशियल स्क्रीन के बीच बैठा हुआ कुछ गहन कैलकुलेशन कर रहा था। असिस्टेंट बोली, सर, इमरजेंसी है। डेल गुस्से में बोला, क्या हुआ? डेल को ऐसी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। असिस्टेंट बोली, सर, एक पैसेंजर स्पेसशिप शायद किसी टेक्निकल खराबी के कारण तेजी से नडाल शहर पर गिर रहा है। अभी वो नडाल शहर से 100 किलोमीटर ऊपर है। आप बोले तो लेज़र अटैक करके शिप को ख़त्म कर देते हैं। डेल बोला, ऐसे कैसे हुआ? हमारे स्पेसशिप ऐसे मॉल फंक्शन तो नहीं करते। असिस्टेंट बोली, सर, वो पता लगाने का भी समय नहीं है। स्पेसशिप तेजी से नीचे गिर रहा है। यदि वो नडाल पर गिरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। डेल बोला, तो उस जगह को खाली करवा लो और स्पेसशिप को गिरने दो। असिस्टेंट बोली, सर, जगह खाली करवाने में टाइम लग जाएगा। हम स्पेसशिप को लेज़र से ब्लास्ट कर देते हैं। डेल बोला, परंतु स्पेसशिप में यदि पैसेंजर हुए तो? तुम स्पेसशिप से कम्युनिकेशन स्थापित करके पता करो। असिस्टेंट बोली, सर, स्पेसशिप से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि स्पेसशिप के रेडिएशन के कारण हमारा भी कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पा रहा। कुछ पैसेंजर्स के लिए नडाल को खतरे में क्यों डालना? यदि आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हुए नडाल को नुकसान हुआ तो ये आपकी छवि के लिए बहुत बुरा होगा। आप जोर से ही चुनाव जीतते हैं और नडाल के लोग ही आपके लिए वोट करते हैं। यदि नडाल को कुछ होता है तो इसका आपके चुनाव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डेल को आश्चर्य हो रहा था कि ये असिस्टेंट स्पेसशिप को लेज़र से उड़ाने के लिए इतना क्यों इंसिस्ट कर रही है। तभी असिस्टेंट बोली,
सर, स्पेसशिप मात्र 10 किलोमीटर रह गया है और जगह खाली कराने का हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। सर, आदेश दें। डेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये असिस्टेंट उससे क्या करवा रही है, परंतु अब समय नहीं था। डेल ने आदेश दिया। असिस्टेंट ने डेल के आदेश को रिकॉर्ड कर लिया। असिस्टेंट ने फौरन अजय सेना को हुक्म दिया कि डेल का आदेश है कि उस स्पेसशिप को जो नडाल पर गिर रहा है लेजर से उड़ा दो। अजय सेना ने तुरंत अनेकों फाइटर जेट से स्पेसशिप पर लेजर अटैक कर दिया। उन लोगों को तब पता नहीं था कि आइविश ने एक ऐसा न्यूक्लियर बम बना लिया जो दिखने में स्पेसशिप जैसा दिखता है, परंतु वो लेज़र किरणों को ऑब्जर्व करके बम को एक्टिवेट कर देता है। उस पर यदि लेज़र से हमला किया जाए तो बम एक्टिवेट हो जाता है। लेज़र किरणों ने स्पेसशिप के अंदर रखे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया था। न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी चाहिए थी वो इन लेज़र किरणों ने दे दी थी। स्पेसशिप ने एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बम ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। नडाल शहर, जौर का सबसे प्रगतिशील शहर, देखते ही देखते खाक में बदल गया। डेल का आदेश बहुत महंगा पड़ा। यदि स्पेसशिप गिरता तो कुछ ही लोग मरते, परंतु स्पेसशिप रूपी न्यूक्लियर बम ने लेजर से एक्टिवेट होते ही पूरे शहर को समाप्त कर दिया। डेल समझ गया कि उसकी असिस्टेंट उस फ्री मीट टेररिस्ट से मिली हुई थी। वो असिस्टेंट उस दिन के बाद से ही गायब हो गई थी। फ्रीमी ने उसे मरवा दिया था। नडाल पर इस हमले ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। मर्कल ने भी जब युद्ध किया था तो भी जॉर प्लेनेट के किसी भी शहर पर इतनी तबाही नहीं मची थी। रॉल्फ का शासन बहुत बुरा चल रहा था, परंतु डेल का दिया हुआ आदेश सभी लोगों को अजीब सा लग रहा था। रॉल्फ ने गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई, क्योंकि डेल पर एक्शन वो खुद अकेला नहीं ले सकता था। डेल गवर्निंग काउंसिल का मेंबर था और जॉर प्लैनेट से चुनाव जीता था। शिनी चिल्लाई, तो क्या ये है रॉल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन? एक टेररिस्ट प्रेमी की इतनी हिम्मत कि उसने जॉर के नडाल शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया। रॉल्फ क्या कर रहा है? रॉल्फ को इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं आई। वो चिल्लाया, शिनी, तुम्हें कैसे पता ये फ्रीमी ने किया है? शिनी बोली, तो और कौन कर सकता है? हम भूले नहीं हैं कि फ्रीमी ने किस बेरहमी से नाडुस के अजय सेना के कमांडर को मारा था। रॉल्फ बोला, पर इस हमले की गलती तो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डेल की है। उसने लेजर ब्लास्ट का आदेश दिया, जो सरासर गलत है। यदि वो वाकई कोई स्पेसशिप भी था तो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे स्पेसशिप को फाइटर जेट के जरिए धूल ले जाना चाहिए था। डेल बोला, मेरे पास समय नहीं था। स्पेसशिप तेजी से नडाल पर गिर रहा था। रॉल्फ बोला, तो भी ये तुम्हारा ही फेलियर है। तुम्हें समय रहते एक्शन लेना चाहिए था। तुम्हारे लोग इतने निकम्मे हैं कि उनको तब तक कोई भनक ही नहीं लगी जब तक कि स्पेसशिप नडाल के ऊपर तक आ गया था। डेल बोलना चाहता था कि कम्युनिकेशन फेल हो गया था। हो सकता है फ्रीमी ने उसके असिस्टेंट को पैसे दिए हों या दबाव बनाया हो, परंतु डेल जानता था कि गवर्निंग काउंसिल में कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। शिनी बोली, मैं भी मानती हूँ कि ये डेल की गलती है, परंतु ये सुप्रीम कमांडर की भी गलती है। नाडुस में हंगामा, जौर पर हमला, इन सब की जिम्मेदारी सुप्रीम कमांडर को भी लेनी पड़ेगी। रॉल्फ बोला, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे सिर्फ 2 वर्षों की मोहलत दे दीजिए। मैं पता लगाता हूँ कि टेररिस्ट प्रेमी कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। कौन उसे फंड दे रहा है? यदि मैंने पता नहीं लगाया तो मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। गवर्निंग काउंसिल ने सहमति से बोला, हाँ, ये फेलियर तो डेल का है, परंतु रॉल्फ का भी है, क्योंकि फ्रीमी टेररिस्ट अब बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया कि डेल को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से त्यागपत्र देना होगा और रॉल्फ को अगले 2 साल में फ्रीमी को या तो पकड़ना होगा या फिर ख़त्म करना होगा। जौर पर हमले ने गवर्निंग काउंसिल को भी हिला दिया था। धर्मा बोला,
तो रॉल्फ ने ये प्लान किया था। उसने पैसे शिनी से दिलवाए फ्रीमी को और हमला किया ज़ोर पर, ताकि उसके दोनों विरोधी एक साथ फंस जाएं। तारा बोली, हाँ, बहुत स्मार्टली रॉल्फ ने डेल और शिनी दोनों को फंसा दिया। शिनी ने फ्रीमी को पैसे दिए थे और डेल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होने के बावजूद ज़ोर के सबसे महत्वपूर्ण शहर नडाल पर न्यूक्लियर हमला नहीं रोक पाया। धर्मा बोला, परंतु इससे रॉल्फ चुनाव कैसे जीतेगा? तारा बोली, रॉल्फ के मुख्य विरोधी अब कमजोर हो गए थे, इसीलिए उसको अब चुनाव जीतने में आसानी होगी। धर्मा बोला, ओके, परंतु आईविश से रॉल्फ ने बहुत सारे स्पेसशिप और हथियार फ्रीमी को दिलवाए थे, उनका क्या हुआ? तारा बोली, हाँ, आगे बताती हूँ। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठा हुआ था जब उसे रोबोट के जरिए सिक्योर कॉल आया। कॉल फ्रीमी का था। मेरे लिए अब क्या आदेश है? रॉल्फ बोला, नाडूस को आज़ाद घोषित कर दो और परिंजय पर हमला कर दो। फ्रीमी बोला, परंतु परिंजय जाने में तो बहुत साल लग जाएंगे, कम से कम 15 वर्ष। रॉल्फ बोला, मुझे पता है परिंजय 5 प्रकाश वर्ष दूर है, परंतु वहाँ का प्रेसिडेंट सैडल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मेरा विरोधी है। यदि परिंजय पर हमला भी सक्सेसफुल हो गया तो मेरा वो विरोधी भी खत्म हो जाएगा। फ्रीमी बोला, ठीक है, आपने मुझे आईवी से हथियार और स्पेसशिप दिला दिए हैं, मैं परिंजय पर हमला करता हूँ। रॉल्फ बोला, हाँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी दोस्त शिनी से बात करनी चाहिए। फ्रीमी समझ गया कि रॉल्फ क्या कहना चाहता है। फ्रीमी ने तुरंत ही शिनी को कॉल किया। शिनी अपने घर पर आराम कर रही थी। सूर्यग्रह पर उस समय रात का समय था। शिनी ने सिक्योर कॉल आंसर किया। फ्रीमी बोला, आप आजकल खबर नहीं देख रही? शिनी बोली, नहीं, मुझे सब पता है। ज़ोर पर हमला वाकई शानदार था। तुमने मेरे दोनों विरोधी रॉल्फ और डेल को एक साथ धो डाला। फ्रीमी बोला, वो पुरानी खबर है, ताज़ा खबर देखो। शिनी ने अपने असिस्टेंट को कमांड दिया और उस रोबोट ने आर्टिफिशियल स्क्रीन पर शिनी को ताज़ा खबर दिखाई। नाडूस ग्रह ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। नाडूस ग्रह अब ज़ोर साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। शिनी बोली, अरे, ये क्या पागलपन है? अजय सेना आकर नाडूस पर कब्जा कर लेगी। फ्रीमी बोला, इसीलिए मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। शिनी बोली, क्या? फ्रीमी बोला, तुम फौरन नाडूस को एक स्वतंत्र ग्रह घोषित कर दो। यदि सुर प्लैनेट ने हमें मान्यता दी और कुछ और लोगों ने भी, तो हम एक अलग स्वतंत्र ग्रह हो जाएंगे। शिनी बोली, परंतु ये तो ज़ोर साम्राज्य की गवर्निंग काउंसिल निर्णय लेगी। फ्रीमी बोला, नहीं, नाडूस ग्रह कभी भी ज़ोर का हिस्सा नहीं था। नाडूस पर कौंताना ने युद्धबंदी और मग को भेजा था। उसने कभी भी नाडूस को अन्य ग्रहों जैसे ज़ोर का हिस्सा नहीं माना था। नाडूस का प्रतिनिधि गवर्निंग काउंसिल में भी नहीं बैठता है। नाडूस पर नोडी चुनाव जीतकर शासन करते थे, परंतु अजय सेना ने उनको मार दिया। नाडूस हमेशा से ही अजय सेना के अवैध अवैध कब्जे से परेशान रहते थे। शिनी सोच में पड़ गई। फ्रीमी बोला, ज्यादा मत सोचो। यदि नाडू स्वतंत्र हो गया तो तुम्हें गवर्निंग काउंसिल में और चुनाव में ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कौंताना तो मर्कल जैसे शक्तिशाली एलियन प्रजाति से युद्ध हारा था और शई को उनके हवाले किया था, परंतु रॉल्फ जो बड़ी बड़ी बातें करता है मर्कल को हराने की, परंतु वो एक टेररिस्ट फ्रीमी से नाडूस को नहीं बचा पाया। सोचो, तुम्हें चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। चुनाव अब नजदीक है। शिनी ने कहा, ठीक है, मैं सूर की पार्लियामेंट में नाडूस को स्वतंत्र ग्रह घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती हूँ। साथ ही मेरी पार्टी के लोगों को बोलती हूँ जो अलग अलग ग्रहों पर प्रधान हैं, ऐसे प्रस्ताव पारित कर दें। तुम्हें 5-6 ग्रहों का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। फ्रेमी बोला, हाँ,
ये काफ़ी होगा। धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहे थे। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। रॉल से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि फ्रीमी का क्या हुआ। शीनी बोली, पिछली मीटिंग में रॉल्फ को 2 वर्षों का समय दिया गया था, फ्रीमी को पकड़ने का या मारने का। रॉल्फ जवाब दे, उन्होंने क्या किया? रॉल्फ बोला, मैं फ्रीमी को पकड़ लेता, परंतु अफसोस, गवर्निंग काउंसिल में कुछ महान सदस्य गंदी पॉलिटिक्स के लिए फ्रीमी को पैसा और संसाधन दे रहे हैं। शिनी बोली, ये सब बहाने हैं रॉल्फ, तुम्हें गवर्निंग काउंसिल को जवाब देना ही होगा। रॉल्फ बोला, मैं तैयार होकर आया हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि नाडूस को स्वतंत्र गृह सुर ने क्यों माना। नाडूस जौर का हिस्सा था। शीनी चिल्लाई, नहीं, नाडूस कभी भी जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। नाडूस पर मग और युद्ध बंदियों को भेजा गया था। वो उनका ही घर था। जौर ने कभी भी आधिकारिक रूप से नाडूस को जौर साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया था। नाडूस पर अजय सेना की टुकड़ी हमेशा से ही अवैध कब्जा बनाए रखने के लिए ही थी। रॉल्फ बोला, शिनी, तुम्हारी राजनीति जौर साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित होगी। कल को ऐसे फिर बहुत से ग्रह अपने आप को जौर साम्राज्य से अलग कर लेंगे। शिनी बोली, नहीं, बाकी सभी ग्रह के प्रतिनिधि यहाँ हैं। हम सब चुनाव जीत कर आए हैं। हम सब ने फिर आपस में चुनाव करके अपने में से एक को सुप्रीम कमांडर बनाया है। अफसोस, वो कमांडर फेल हो गया। गवर्निंग काउंसिल पूरी तरह से सुन थी। सभी को अफसोस था कि किस प्रकार से जौर साम्राज्य की आपसी लड़ाई में फ्रीमी जैसे टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही है। इससे मर्कल को मदद मिलेगी और जौर का दुश्मन जौर पर कब्जा कर लेगा। रॉल्फ बोला, मैंने जनता से वादा किया था कि मैं मर्कल से बदला लूंगा, परंतु मुझे समझ आ गया है कि मुझे पहले मेरे ही घर को ठीक करना पड़ेगा। अपने बीच बैठे उन शैतानों को जो कि जौर को ही खत्म करना चाहते हैं और मर्कल के एजेंट हैं, उन्हें पहले खत्म करना होगा। रॉल्फ ने शिनी की ओर देखा और बोला, क्या सुर ने सिर्फ इसीलिए ही नाडूस को स्वतंत्र ग्रह मान लिया क्योंकि वहां मग रहते हैं? शिनी बोली, और क्या कारण हो सकता है? रॉल्फ बोला, हो सकता है शिनी मैडम और नाडूस का टेररिस्ट फ्रीमी एक ही टीम से खेल खेल रहे हों। शिनी चिल्ला कर बोली, क्या बकवास है रॉल्फ, मैं तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगी। रॉल्फ बोला, कर देना, परंतु फ्रीमी के पास इतना पैसा कैसे आया कि उसने जौर के नडाल पर ऐसे हथियार से हमला किया जिसे जौर की अजय सेना स्कैन नहीं कर पाई। सब उससे एक स्पेसशिप ही समझ रहे थे। इतना बड़ा न्यूक्लियर बम जो जौर के रडार की पकड़ में नहीं आया, मतलब वो कम से कम 1 करोड़ टिक का तो होगा। इतना पैसा एक टेररिस्ट के पास कहाँ से और कैसे आया? शिनी बोली, रॉल्फ, तुम अपनी कमजोरियां मुझ पर थोप रहे हो। रॉल्फ बोला, नहीं शिनी, तुमने फ्रीमी को पैसे दिए हैं। तुम फ्रीमी से नाडूस के चंद्रमा पर जाकर मिली। तुम्हारी ही पार्टी के डेल ने लेजर से हमले का आदेश दिया जो प्रोटोकॉल नहीं था। शिनी अपनी सीट से खड़ी हो गई और चिल्लाई, रॉल्फ, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? गवर्निंग काउंसिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रॉल्फ ने अपने रोबोट को आदेश दिया और रोबोट ने आर्टिफिशियल स्क्रीन पर शिनी और फ्रीमी की सारी बातें चला दी। शिनी सदमे में आ गई। रॉल्फ के पास ये सब कैसे आया? फ्रीमी से मिलने शिनी नाडूस की चंद्रमा पर गई थी। फ्रीमी को 10 करोड़ टिक दिए और जौर पर हमला करने की बात भी कही। शिनी और डेल के बीच की बात भी, जिसमें दोनों बोल रहे हैं कि शिनी को फ्रीमी से मिलना चाहिए, वो भी बताई गई। इससे साबित हुआ कि शिनी ही फ्रीमी को फंड कर रही थी और डेल ने जानबूझकर कोताही बरती ताकि नडाल पर हमला हो सके और रॉल्फ को बुरा दिखाया जा सके। शिनी और डेल का खेल खत्म हो चुका था। गवर्निंग काउंसिल के लोग भी हैरान थे और वहां मौजूद मीडिया के लोगों के लिए ये बहुत मिर्च मसाले की खबर थी।
शीनी को लगा था इस गवर्निंग काउंसिल में राल्फ का पर्दाफाश होगा, परंतु रॉल्फ ने गेम पलट दिया था। शीनी को गवर्निंग काउंसिल से निकाल दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। शीनी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और रॉल्फ ने उसे अब कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने अपनी पिकाबो ड्रेस को आदेश देकर अपने आप को फांसी लगाकर मार डाला। रॉल्फ की मुख्य विरोधी शीनी ने सुसाइड कर लिया था। डेल को गवर्नर काउंसिल ने खुद ने निकाल दिया। अब सिर्फ परिंजय का प्रेसिडेंट सैडल ही एकमात्र विरोधी रह गया था। धर्मा बोला, रॉल्फ ने बहुत ही कुटिल गेम खेला। उसे पता था कि अगले चुनाव में उसके विरोधी शिनी और डेल होने वाले हैं। उसने एक हैकर को टेररिस्ट बनाया, वो भी ऐसा जो अजय सेना को चुनौती दे सके। उसने फिर नाडुस में ऐसा माहौल पैदा किया कि लोग विद्रोह करें। फ्रीमी ने वहां अपने आप को साबित किया। शिनी और डेल को लालच दिया कि वो उससे मिले और वो उस लालच में फंस गए और आखिरकार जौर के नडाल शहर पर हमला करवा बैठे। लेडी तारा ने बोला, हाँ धर्मा, जौर के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे कि चुनाव जीतने के लिए शेनी और डेल ने इतना बड़ा कुकर्म किया। नडाल पर न्यूक्लियर हमला करवाया। ये तो मर्कल ने भी नहीं किया था। धर्मा बोला, परंतु जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये सब रॉल्फ की ही चाल थी, तब क्या होगा? तारा बोली, रॉल्फ सिर्फ चुनाव जीतना चाहता था क्योंकि उसे यकीन था कि इरिट्रिया को जैसन जीत लेगा। उसके बाद वो तेज गति के स्पेसशिप बनाकर मर्कल पर हमला कर देगा। मर्कल को यदि उसने हरा दिया तो फिर लोग ये सब भूल जाएंगे। आखिर मर्कल एक ऐसे एलियन है जिसको हराना जौर के लिए असंभव था। धर्मा ने पूछा, परंतु गवर्निंग काउंसिल ने रॉल्फ से ये नहीं पूछा कि फ्रीमी को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं और फ्रीमी कब तक पकड़ा जाएगा? आखिरकार उसने जौर पर हमला किया था। लेडी तारा बोली, बिल्कुल धर्मा, गवर्निंग काउंसिल ने पूछा, परंतु रॉल्फ ने सारा आरोप शीनी और डेल पर लगा दिया कि उन्होंने फ्रीमी को फंड दिए थे। अब रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल ने कुछ मोहलत और दे दी थी ताकि वो फ्रीमी को पकड़ सके। धर्मा ने पूछा, रॉल्फ ने अपने दो विरोधियों शिनी और डेल को तो रास्ते से हटा दिया था। परिंजय का प्रधान प्रेसिडेंट सैडल का क्या हुआ? जैसे आपने बताया था, फ्रीमी अब क्रूसेडर स्पेसशिप और बहुत सा हथियार लेकर परिंजय पर पहुंच चुका था। तारा बोली, हाँ, सैडल अब रॉल्फ का अगला टारगेट था। सैडल भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो भी सही समय का इंतजार कर रहा था। रॉल्फ को नहीं पता था कि डेल और सैडल ने मिलकर नडाल पर हुए न्यूक्लियर बम वाले हमले का इन्वेस्टिगेशन कर लिया था। उन्होंने पता लगा लिया था कि वो बम आईविश में बने थे। धर्मा बोला, तो सैडल तो ये बात गवर्निंग काउंसिल को बता देगा। तारा बोली, हाँ, सैडल ये बात गवर्निंग काउंसिल को बताने ही वाला था, तभी हुआ। धर्मा बीच में बोला, परिंजय पर हमला। तारा बोली, बिल्कुल सही समझे हो धर्मा। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक 1 की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1, अध्याय 9। जौर और इरिट्रिया का प्रथम युद्ध, रॉल्फ को सजाए मौत। प्रेसिडेंट सैडल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे परिंजय ग्रह पर अलग अलग जगह बम विस्फोट हो रहे। सैडल ने अजय सेना के कमांडर को बुलावा भेजा। अजय सेना का कमांडर, जो परिंजय की सिक्योरिटी का इंचार्ज था, बोला, सर, इस टेररिस्ट फ्रेमी को हमारे सभी खुफिया ठिकानों का पता था। उसने धीरे धीरे हमारे सारे आयुधों को समाप्त कर दिया और अलग अलग शहरों में विस्फोट करके भाग गया। सैडल गुस्से में बोला, ये है अजय सेना, इतनी नौसिखिया। कमांडर बोला, सर, हमने उन टेररिस्टों के अटैक को
नेस्तनाबूद कर दिया, परंतु फिर भी परिंजे प्लेनेट को काफी नुकसान हो गया। सर, ये किसी इनसाइडर का काम है। सैडल बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? कमांडर बोला। सर, आप एक बार सुप्रीम कमांडर रॉल्फ को बताएं कि परिंजे पर हमला फ्रीमी ने किया है, परंतु उसके पास जो हथियार हैं वो आइविश के हैं। और सैडल बोला, आइविश पर पत्ता भी बिना रॉल्फ की मंजूरी के नहीं हिलता। सैडल के मन में खूंखार राजनीतिक प्लान बन रहा था। इसका मतलब रॉल्फ ने ही फ्रीमी को हथियार दिए और साथ ही परिंजय के गोपनीय ठिकाने बताए ताकि फ्रीमी वहां हमला कर सके। सैडल ने तुरंत रॉल्फ को संदेश भिजवाया। रॉल्फ को संदेश मिला, यदि तुम चाहते हो कि आइविश की बात गवर्निंग काउंसिल तक नहीं पहुंचे तो तुरंत यहाँ आ जाओ। रॉल्फ को सैडल के संदेश का टोन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये संदेश कम, धमकी ज्यादा लग रही थी। रॉल्फ को पता था कि सैडल शिनी और डेल के जितना नौसिखिया नहीं था। सैडल कौंताना तक को टक्कर दे देता था। यदि सैडल आइविश के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब है उसे पता चल गया है कि ज़ोर पर हमला आइविश के हथियार से हुआ है और परिंजे पर हमला भी आइविश के हथियार से ही हुआ है। सैडल रॉल्फ को एक्सपोज कर सकता था। रॉल्फ ने तुरंत मर्कल से स्पेसशिप उधार ली और कुछ दिनों में ही वो परिंजे की धरती पर पहुंच गया। सैडल ने ज़ोर साम्राज्य के सुप्रीम कमांडर को एक संदेश देकर बुला लिया था। सैडल की राजनीतिक कुटिलता का ये सबसे बड़ा सबूत था। रॉल्फ सैडल के ऑफिस में बैठा था। ज़ोर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर ऐसे बुलाने पर आ जाए, इसका मतलब था रॉल्फ ने ये मान लिया था कि सैडल को बहुत कुछ पता है। सैडल बोला, रॉल्फ, हमें मिलकर काम करना चाहिए। रॉल्फ बोला, सैडल, मुझे पता है तुमको मालूम पड़ गया है कि फ्रीमी मेरा आदमी है। सैडल ने कहा, हाँ। रॉल्फ बोला, तुम और डेल मेरे राजनीतिक विरोधी हो, परंतु मर्कल हम सब का दुश्मन है। सैडल बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रॉल्फ बोला, सैडल, मुझे एक प्लेनेट का मालूम पड़ा है जिसके पास अंतियम का भंडार है। मैंने वहां फौजें भेजी है। जल्द ही वो फौज उस प्लेनेट को जीतकर तेज स्पेसशिप बना लेगी और फिर हम मर्कल को ज़ोर साम्राज्य से बाहर कर देंगे। सैडल बोला, इससे मुझे क्या फायदा? रॉल्फ बोला, मूर्ख सैडल, हर चीज में फायदा नहीं होता। सैडल बोला, इससे तो अच्छा है मैं चुनाव में तुम्हें एक्सपोज कर दूं और सुप्रीम कमांडर बन जाऊं। रॉल्फ बोला, तो मैं मर्कल को बता दूंगा कि वो प्लेनेट कौन सा है, फिर तुम्हें कभी भी अंतियम के भंडार का पता नहीं चलेगा। सैडल बोला, मुझे तो अंतियम का पता ही नहीं है और ना ही मुझे चाहिए। मुझे मर्कल के शय पर अपना व्यापार करने से कोई आपत्ति नहीं है। मर्कल से ज्यादा खतरा तो ज़ोर को तुम जैसे लोगों से है, जो ज़ोर के ही शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा देते हैं। मर्कल लालची है, परंतु तुम्हारी तरह हथियारे नहीं है। रॉल को समझ आ गया था कि सैडल ऐसे नहीं मानेगा। वो बोला, ठीक है, एक समझौता करते हैं। तुमको मैं ज़ोर साम्राज्य का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दूंगा। सैडल बोला, और डेल? उसे अभी तो गवर्निंग काउंसिल ने निकाल दिया, परंतु वो चुनाव जीत सकता है। रॉल्फ बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। डेल चुनाव हार जाएगा। सैडल बोला, वो कैसे? रॉल्फ ने फौरन अपने एक सहयोगी को सिक्योर कॉल लगाया और बोला, मीडिया का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल रही थी। डेल और शिनी की बातचीत हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। डेल की पब्लिक इमेज डाउन करने के लिए मीडिया वाले उस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रहे थे। ज़ोर साम्राज्य में एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि कैसे शिनी ने फ्रीमी को इतने सारे पैसे दिए और फ्रीमी ने ज़ोर के सबसे बड़े शहर पर न्यूक्लियर हमला करके उसे खाक में मिला दिया।
नडाल के हमले की फुटेज बार बार लोगों को दिखाई जा रही थी। लोगों में शिनी और डेल के लिए एक अलग सी नफरत भर गई थी। शिनी को पता था कि फ्रीमी जोर पर हमला करेगा और उसने इस काम के लिए 10 करोड़ टिक जितनी बड़ी रकम दी थी। शिनी की फ्रीमी से बात करते हुए की सारी कॉल्स मीडिया को मिल चुकी थी, शिनी और डेल की कॉल भी। हालांकि डेल को नहीं पता था कि नडाल पर हमला होने वाला है, परंतु मीडिया ने डेल और शिनी की बातचीत को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि लोगों के सामने साबित हो गया कि डेल ने जानबूझकर लेजर हमले का आदेश दिया ताकि नडाल पर न्यूक्लियर हमला हो सके। डेल चाह कर भी अपने फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि डेल को नहीं पता था कि उस स्पेसशिप में न्यूक्लियर बम है। डेल ने अपने खिलाफ चल रहे मीडिया के दुष्प्रचार से बचने के लिए रॉल्फ पर काउंटर अटैक किया। डेल ने बोला कि उसके पास फॉरेंसिक एविडेंस है कि नडाल पर जो हमला हुआ था उसमें आइविश के हथियार का प्रयोग हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में रॉल्फ ने साबित किया कि शिनी ने अपने अकाउंट्स में हेरफेर की थी। सुर ने आइविश से हथियार खरीदे थे जो शिनी ने फ्रीमी को दिए। शिनी से बातचीत डेल भी कर रहा था, तो पता नहीं डेल अब ऐसा क्यों कर रहा है कि आइविश के हथियार से हमला मतलब रॉल्फ का इन्वॉल्वमेंट। यदि रॉल्फ को हमला करवाना होता तो रॉल्फ बिल्कुल भी आइविश के हथियार का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो हथियार उसी की लैब में बनते हैं। डेल का ये वार भी फेल हो गया। कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि रॉल्फ को पता था कि फ्रीमी रॉल्फ के हथियारों से हमला करेगा। शिनी और डेल पर ही हर किसी को शक था। साथ ही जब डेल ने सैडल से पूछने के लिए कहा तो सैडल पलट गया। उसने डेल का साथ देने से इनकार कर दिया। धर्मा ने बोला, अब मुझे समझ आया, रॉल्फ वाकई बहुत कुटिल था। उसने फ्रीमी को पैदा किया, उसने शिनी और डेल को फंसाया और फिर सैडल को अपनी तरफ मिलाया। शायद वो चुनाव जीत गया क्योंकि उसके सारे विरोधी अब रास्ते से हट चुके थे। जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि किसे वोट करें। तारा बोली, हाँ, शिनी मारी जा चुकी थी। सैडल रॉल्फ का साथ दे रहा था। डेल एकमात्र विरोधी था, परंतु वो खुद शिनी से बात करके फंस चुका था। रॉल्फ चुनाव जीत गया। अब उसे इंतजार था जैसन के संदेश का कि वो इरिट्रिया जीत गया और तेज गति के स्पेसशिप बना पाया। धर्मा ने पूछा, फ्रीमी का क्या हुआ? मुझे शक है कि फ्रीमी की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं जितनी लग रही है। लेडी तारा को मन ही मन हर्ष हुआ कि धर्मा इतना ज़्यादा समझदार कैसे है। वो वाकई सन ऑफ गॉड था। इतना दिमाग किसी और में नहीं हो सकता था। तारा बोली, आगे सुनो। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके पुत्र नोकोविद ने भी साइंस में बहुत तरक्की कर ली थी और नोकोविद ने रॉल्फ की साइंटिफिक कंपनी में 4 चांद लगा दिए थे। रॉल्फ बहुत खुश था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब उसे इंतजार था इरिट्रिया पर जीत का। तभी उसे सिक्योर कॉल पर फ्रीमी का कॉल आया। रॉल्फ, याद रखना, यदि तुम इरिट्रिया हार गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फ्रीमी ने कॉल काट दिया। फ्रीमी अब रॉल्फ को परेशान कर रहा था। बार बार कॉल करके रॉल्फ को धमकी दे रहा था। रॉल्फ को समझ नहीं आया कि फ्रीमी को इरिट्रिया से क्या मतलब, और क्या उसे ये प्लान सैडल ने बताया। परंतु सैडल को इरिट्रिया का नाम तो मैंने कभी बताया ही नहीं था। फिर फ्रीमी को कैसे पता चला? रॉल्फ ने सोचा उसको फ्रीमी को ख़त्म करना होगा, परंतु कैसे? फ्रीमी गायब हो गया था। जब से रॉल्फ चुनाव जीता तब से फ्रीमी का कुछ पता नहीं था। ये फ्रीमी बहुत ही रहस्यमयी है। कुछ समय और बीत गया और वो टाइम आ गया जब जैसन कभी भी इरिट्रिया पर जीत की खबर सुना सकता था। रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल ने सम्मन किया। रॉल्फ, जो सुप्रीम कमांडर था, उसे गवर्निंग काउंसिल का इस प्रकार सम्मन करना बहुत बुरा लगा।
ऐसा किसी को तब किया जाता है जब उसके खिलाफ गवर्निंग काउंसिल को इंक्वायरी करनी होती है। परंतु रॉल्फ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में पहुंचा और वहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रॉल्फ के सामने पूरी गवर्निंग काउंसिल मौजूद थी और रॉल्फ के सामने थे वो 3 लोग जिनकी उपस्थिति रॉल्फ ने कभी भी सपने में नहीं सोची थी। पहला, जैसन, जो इरिट्रिया से हार कर वापस लौट आया था। दूसरा, वो हैकर जिसे रॉल्फ ने फ्रीमी बनाकर अपने प्लान के लिए यूज़ किया था। और तीसरा, इससे पहले तारा अपनी कहानी आगे बोल पाती, धर्मा बोला, कौन ताना? प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के आश्चर्य की सीमा न रही। बोरो बोला, धर्मा, तुम्हें कैसे पता कौन ताना वहां था? हालांकि लेडी तारा ही धर्मा को स्टोरी सुना रही थी, परंतु प्रोफेसर बोरो और जोरो का ध्यान धर्मा की तरफ ही था। लॉरा अभी भी बेहोश थी और काट तेजी से जमीन के नीचे चल रही थी। धर्मा बोला, फ्रीमी और कोई नहीं, कौनताना ही था। रॉल्फ को भी ये पता नहीं था। प्रोफेसर बोरो ने कहा, बिल्कुल सही। धर्मा बोला, ये गैस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। धर्मा ने कहा, इतनी डिटेल प्लानिंग, ऐसे एक्शन किसी हैकर के बस की बात नहीं थे। तारा ने बोला, तुमने इतनी आसानी से कैसे पता लगा लिया? धर्मा ने जवाब दिया, फ्रीमी का इतना पक्का प्लान करना और फ्रीमी द्वारा नाडूस के लोगों से बातें, शिनी को फ्रीमी द्वारा इतनी आसानी से फंसा लेना, परिंजय पर इतना खतरनाक हमला, नाडूस के अजय सेना पर ब्लास्ट आदि, ये कोई हैकर कर ही नहीं सकता। रॉल्फ को समझ जाना चाहिए था कि फ्रीमी कोई पक्का राजनीतिज्ञ है। कौंताना का इतना आसानी से हार मान लेना भी कुछ सही नहीं लग रहा था। कौंताना को मर्कल से बदला भी लेना था। इसीलिए जब कौंताना को पता चला कि रॉल्फ के पास मर्कल को हराने का कुछ प्लान है, तो कौंताना ने फ्रीमी बनकर रॉल्फ का साथ देने का सोचा। परंतु उसे समझ आ गया था कि रॉल्फ का प्लान फुल प्रूफ नहीं है। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के आश्चर्य की सीमा न रही। उनको नहीं पता धर्मा ने ये कैसे पता कर लिया। उन्होंने धर्मा के जितना समझदार इंसान नहीं देखा था। धर्मा ने गजब की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। कौंताना का इन्वॉल्वमेंट गैस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बोरो को यकीन हो गया, यदि नोकोवित को कोई हरा सकता है तो वो धर्मा ही है। परंतु बोरो के मन में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। उसको लग गया कि धर्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। धर्मा ने बोरो की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली थी। उसको समझ आ गया कि प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो भी पूरा सच नहीं बोल रहे। परंतु धर्मा कुछ सोचना नहीं चाहता था। वो लोग उसका मन पढ़ लेते थे। धर्मा को अभी अपने विचार छुपाने नहीं आते थे। बोरो ने फिर भी धर्मा का मन पढ़ लिया था। बोरो का डर अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेडी तारा ने स्टोरी कंटिन्यू की। रॉल्फ ने आश्चर्य से बोला, कौंताना, तुम यहाँ? कौंताना बोला, जैसन युद्ध हार गया। मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम इरिट्रिया हार गए तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। रॉल्फ बोला, कौंताना, तुम इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गए? मुझे लगा था तुमने संन्यास ले लिया। कौंताना बोला, मूर्ख रॉल्फ, निकॉटर मेरा आदमी था। उस मीटिंग की डिटेल्स वो मुझे लाइव भेज रहा था। तुमने उसे बेरहमी से मरवा दिया। मुझे समझ आ गया तुझे चुनाव जीतना है। तू कुछ ऐसा ही प्लान करेगा। फ्रीमी का आइडिया मेरा ही था। फ्रीमी हैकर मेरा ही आदमी था। तुझे लगा वो जेल में बंद एक कैदी है और तू उसे छुड़वा कर उससे अपना प्लान पूरा करवाएगा। परंतु वो हैकर लोगों से बात नहीं करता था, वो मैं करता था। तुझे इतना सा समझ नहीं आया कि वो हैकर शिनी जैसे कुटिल राजनीतिज्ञ से कैसे बात कर सकता है। तू मूर्ख था रॉल्फ।
मैं ही सबसे मिलता और बातें करता था। मैं ही इन लोगों को चला रहा था। तेरे से मैं ही बातें करता था। ये हैकर तो मात्र मेरा एक छोटा सा मोहरा था। रॉल्फ के चेहरे की रंगत उड़ गई। कॉन्ताना ने आगे बोला, मूर्ख, तुझे चुनाव जिताने का प्लान तू नहीं, मैं बना रहा था। रॉल्फ बोला, तुम प्लान बना रहे थे? कॉन्ताना ने कहा, याद कर, तुझे हर चीज़ के लिए मैं ही उकसा रहा था। ज़ौर पर हमले के सिवाय सब कुछ मेरा ही प्लान था। ज़ौर पर हमला तेरी मूर्खता और क्रूरता का प्लान था। मेरी गलती ये हुई कि मैंने तुझे रोका नहीं। मुझे लगा डेल और शिनी को एक साथ ख़त्म करने के लिए ज़ौर पर हमला ही ठीक रहेगा। तुझे चुनाव जिताने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था। रॉल्फ ने बोला, तुम मुझे क्यों चुनाव जिताना चाहते थे? कॉन्ताना बोला, शिनी, डेल और सैडल को मर्कल से कोई आपत्ति नहीं थी। वो मूर्ख लीडर थे। तू ही था जिसने इरिट्रिया को ढूंढा, अंतियम को ढूंढा। इसीलिए मैंने निकाटोर को तेरे पास भेजा ताकि वो तुझे सही प्लान करना सिखा सके। कॉन्ताना गुस्से में बोल रहा था, तू मूर्ख था। तुझे लगा निकाटोर तेरा विरोधी है, इसलिए तूने उसे मरवा दिया। इसलिए मुझे हैकर कैदी को तेरे पास भेजना पड़ा। खुद फ्री में बनकर नाडूस पर जाना पड़ा और शिनी आदि से बात करनी पड़ी। परिंजे पर हमला करना पड़ा। मुझे तेरे हर प्लान की खबर पल पल थी। मूर्ख रॉल्फ, मैंने ऐसे ही नहीं इस पूरे ज़ौर साम्राज्य को खड़ा कर दिया। रॉल्फ को समझ आ गया था कि कॉन्ताना कितना बड़ा खिलाड़ी था। कॉन्ताना ने आगे बोला, यदि तूने निकाटोर को मरवाया ना होता तो शायद मैं तुझे सही प्लानिंग करवा देता और ये जैसन युद्ध नहीं हारता। परंतु तूने निकाटोर को मरवा दिया और मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पूरी गवर्निंग काउंसिल सुन थी। गवर्निंग काउंसिल के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी खतरनाक और क्रूर प्लानिंग कर सकता है और उसे अंजाम दे सकता है। कॉन्ताना ने अपना लेक्चर जारी रखा, परंतु अब जब जैसन युद्ध हार कर आ गया है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। यदि रिट्रिया को तू जीत लेता और मर्कल को जोर से बाहर कर देता तो तेरे ये सब पाप माफ हो जाते, परंतु अब नहीं। तुझे और मुझे दोनों को ही अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। कॉन्ताना ने रॉल्फ का पूरा प्लान स्क्रीन पर दिखा दिया। किस प्रकार रॉल्फ ने ज़ौर पर हमला करवाया, कैसे उसने अपने ही लोगों को मरवाया, नडाल पर न्यूक्लियर हमला, परिंजे पर कत्लेआम आदि सब कुछ। नाडूस के अत्याचार भी दिखाए गए, परंतु ज़ौर साम्राज्य के लोगों को मग की जान की कोई कीमत नहीं थी। गवर्निंग काउंसिल ने रॉल्फ को सुप्रीम कमांडर से हटा दिया और रॉल्फ पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। कॉन्ताना द्वारा दिए गए सबूत काफ़ी मजबूत थे। रॉल्फ और कॉन्ताना दोनों को ही सजाए मौत हो गई। हालांकि कॉन्ताना ने पिकाबो ड्रेस को आदेश देकर खुद ही आत्महत्या कर ली। रॉल्फ को जब सजाए मौत मिल रही थी तो नोकोविक वहीं था। रॉल्फ चिल्लाया, मैंने सिर्फ एक गलती की, मैं इरिट्रिया हार गया। यदि मैंने इरिट्रिया जीत लिया होता तो ना कॉन्ताना ये भेद खोलता, ना ही मेरी ये हालत होती। जैसन, तूने क्या किया? जैसन के सामने रॉल्फ को सजाए मौत मिली। जैसन भी अपने ख्यालों में डूब गया। उसके सामने पिछले कुछ दिनों का सारा सीन बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उभरने लगा। वो कैसे इरिट्रिया पहुंचा और जीतते जीतते भी हार गया।